जैसा कि आप थंबनेल का कैप्शन देख पा रहे होंगे, मिड क्लास ट्रैप। और इस ट्रैप से निकलकर हम अपर क्लास में कैसे स्विच करें, कैसे हम अमीर बने। समाज में मंथली हाउस होल्ड इनकम के आधार पे समाज को 5 भागों में 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्लास लोअर क्लास, जिसकी मानी जाती है कि मंथली हाउस होल्ड इनकम 15,000 रुपये तक होगी। उसके बाद लोअर मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास का ही पार्ट है, इसकी मंथली हाउस होल्ड इनकम 15,000 से लेकर 30,000 रुपये के बीच होगी। फिर होगी मिडिल क्लास, जिनकी मंथली हाउस होल्ड इनकम 30,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक होगी। और उसके बाद है अपर मिडिल क्लास, जिसके हाउस होल्ड इनकम 75,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये प्रति माह होगी। और उसके ऊपर 2 लाख से ऊपर यदि हाउस होल्ड की पर मंथ इनकम होती है तो वो अपर क्लास में माने जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस क्लास से, जो मिडिल क्लास के 3 पार्ट हैं, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, यदि इन तीनों में से किसी में हैं आप, तो आखिर इस ट्रैप से कैसे निकलें। बिकॉज इस ट्रैप से निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आज चर्चा हम उसी की करेंगे, लेकिन इस पर आगे चर्चा करने के पहले मिडिल क्लास के बारे में कुछ उसकी स्ट्रेंथ कर लें या उसका वीकनेस कर लें, ये मैं बताना चाहता हूँ। मिडिल क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनमें मानवीय संवेदनाएं अभी भी बची हुई हैं और उनकी इनकम अपर क्लास के तुलना में कम है। तो उनको वो दोनों में बैलेंस करते हैं कि मानसिक संवेदना या पारिवारिक दायित्व कह लें या पारिवारिक भावना कह लें, समाज के प्रति अपना कर्तव्य को समझ लें, उनको भी मेंटेन करना है, वो भी देखना है। प्लस चूँकि उनके पास उनकी आमदनी उतनी नहीं है जो कि वो उसको पूरी ढंग से कर रहे हैं, तो ये क्लास काफ़ी असमंजस की स्थिति में होता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। क्लास नीचे यानी लोअर क्लास की बातें करें, चूँकि उसकी इनकम इतनी अधिक नहीं होती है, तो वो समझ लेते हैं कि जो सामाजिक दायित्व है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, पारिवारिक दायित्व पूरा नहीं कर पाएंगे। मौका लगेगा तो हम करेंगे, नहीं मौका लगेगा तो हम छोड़ देंगे। और अपर क्लास, जिनकी आमदनी काफ़ी अधिक है, वो सोचते हैं कि हमें क्या, हमारे पास इतने पैसे हैं, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं, मैं सुखी सारी दुनिया सुखी। लेकिन मिडिल क्लास ही एक ऐसा ग्रुप है कि ना ही कम पैसे हैं ना ही अधिक पैसे हैं। सबके मन में भावना होती है कि हम सामाजिक दायित्व को या पारिवारिक दायित्व को पूरा करें। तो ये क्लास जनाब, जितने पैसे चाहिए दायित्व पूरा करने के उतने पैसे हैं नहीं, लेकिन दायित्व पूरा भी करना है तो स्थिति बहुत ख़राब होती है। इसलिए मिडिल क्लास से अपर क्लास में, हालांकि यदि आप अपर क्लास में स्विच करते हैं तो ध्यान रखें कि मानवीय संवेदनाएं हैं, जो भावनात्मक लगाव है, इस लगाव को ना छोड़ें, जो कि आम तौर पे अपर क्लास में देखा जाता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सविन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको लगता है कुछ विशेष जानकारी मिली, जो जानकारी आपको पहले नहीं मिली थी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। हमारी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन या इन्वेस्टमेंट में, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको पुश करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जाके न्यू सब्सक्राइबर लिखें। अब हम चर्चा करते हैं कि मिडिल क्लास का फैमिली, जिसकी इनकम 30,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की है, वो अपर क्लास में कैसे स्विच कर सकता है, यानी वो अमीर कैसे बन सकता है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले 2-3 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि जब तक हम एक्टिव सर्विस में हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जब तक हम एक्टिव सर्विस में हैं तब तक तो हमें तनख्वाह मिल रही है, इनकम आ रहा है, कहीं ना कहीं से इनकम आ रहा है, हमारे परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन समस्याएं जो तब होती है जब हम एक्टिव सर्विस से निकल जाते हैं और उस टाइम हमारी इनकम या तो समाप्त हो जाती है या काफ़ी कम हो जाती है। उस टाइम हमें एहसास होता है कि हम या तो मिडिल क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं। उस टाइम बहुत जोड़ के हमें समझना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जब रिटायर के, जब एक्टिव सर्विस हम छोड़ दें, तो उसके बाद जो ज़िंदगी हो हमारी आरामदायक ज़िंदगी हो और अपने हिसाब से हम जी सकें और हम मिडिल क्लास से अपर क्लास की तरफ जो फीचर्स हैं वहाँ मूव कर सकें। तो 2-3 चीज़ों को जानने में सबसे पहला बात है कि जैसे हम रिटायरमेंट की बात करते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब क्या। चूँकि हम बातें मिडिल क्लास की कर रहे हैं, तो हम रिटायरमेंट का मतलब समझते हैं कि 60 साल या 65 साल की उम्र हुई हमारी, नौकरी हमने छोड़ दी और रिटायरमेंट के बाद कुछ काम नहीं करना है मुझे।
सवेरे जगना है अपने हिसाब से, चाय पीना है, वॉक करना है, अखबार पढ़ना है, टीवी देखना है, जो भी करना है शाम तक ऐसे बिताना है, फिर सो जाना है, फिर सवेरे यही प्रक्रिया दोहरानी है। हमें कुछ नहीं करना है, बिकॉज हम रिटायर कर गए, हमें काम तो करना नहीं है। लेकिन जनाब मॉडर्न एज में रिटायरमेंट की डेफिनेशन चेंज हो गई है, इसको आपको समझना पड़ेगा। रिटायरमेंट का एज जो आज के हिसाब से है कि रिटायरमेंट वो एज है जब हम काम तो करते हैं लेकिन पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। रिटायरमेंट के पहले हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़रूरत के, आपके खुशियों के हिसाब से, आपकी इच्छाओं के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, काम नहीं कर, आपका फोकस में होगा कि आप अच्छी लाइफ कैसे बिता सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। सो काम तो करेंगे रिटायरमेंट के बाद में, लेकिन इट इज़ द बेसिक पर्पस रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है। उसमें रेवेन्यू जनरेट हो जाए अच्छी बात है, लेकिन बेसिक पर्पस ये नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको। नंबर 2 कि जब भी रिटायर करने की बातें आप सोचें, कोई पर्टिकुलर एज 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल आप फिक्स ना करें, क्योंकि होता क्या है कि आने वाला समय आपके हिसाब से नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों में इंडिया पाक वार शुरू हो चुका, ऑलमोस्ट वार शुरू हो चुका। उसके 10 दिन पहले या 22 तारीख को पहलगाम अटैक हुआ, तो उसके पहले कुछ और स्थिति थी स्टॉक मार्केट की। उसके पहले सितंबर में ये स्टॉक मार्केट हाईएस्ट पोजीशन पे था। तो जिस टाइम सितंबर 2024 में स्टॉक मार्केट अपने पिक लेवल पे था, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये स्थिति भी होगी। तो आने वाला समय कोई बता नहीं सकता है कि किस स्थिति में आएगा। सो रिटायरमेंट आप लें, अर्ली रिटायरमेंट जो फायर बोलते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अर्ली रिटायरमेंट, ऐसा नहीं 30 साल में ले लें। 30 साल में हो जाए अच्छी बात है, 30 का 35 साल भी हो जाए, 40 साल भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज हम बातें कर रहे हैं यहाँ मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाने की स्ट्रेटजी, उसके तरीके। ये हम नहीं कह रहे हैं कि मैं पूरा जोर लगा दूँ, अपना चैन सुख खो दूँ अर्ली रिटायर करने के लिए। तीसरी बातें जो हैं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए फिट हो जाए, या जो एग्जाम्पल मैं दूंगा ये आप पर ही लागू हो। जनाब ये स्थिति के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये एक फ्रेमवर्क बताऊंगा केवल मैं कि इस हिसाब से आप अपना क्लास चेंज कर सकते हैं, मिडिल क्लास टू अपर क्लास। लेकिन इस फिट ऑल वाला स्थिति जो है वो शायद नहीं होगा। यहाँ मैं एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि जिसके हेल्प से आप अर्ली रिटायर कर सकते हैं, और अर्ली रिटायरमेंट के बाद जो कॉर्पस बनेगा उसको कैसे क्या करेंगे, सो दैट यू कैन स्विच फ्रॉम मिडिल क्लास टू अपर क्लास। तो ध्यान रखें, ये तरीका कोई रामबाण दवा नहीं है कि सबके लिए ये लागू हो जाए। हो के लिए आपके लिए लागू हो, ए के लिए लागू हो, बी के लिए लागू ना हो। तो निर्णय लेने के पहले ये अवश्य सोच लें। अब चूंकि रिटायरमेंट एज की बातें हो रही हैं, बेसिकली ये रिटायरमेंट एज नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें यदि इतने पैसे हो जाएं जिस दिन, उस दिन मैं रिटायर कर जाऊंगा, चाहे हमारी उम्र साल हो, 35 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 65 साल हो। हालांकि आपको 65 साल सुन के बहुत आश्चर्य लगता होगा। जनाब आज से 50 साल पहले 60 साल के बाद लोगों की सेहत काफ़ी ख़राब हो जाती थी, लेकिन आज के दिनों में लाइफ स्पैन हिंदुस्तान में करीब 75 से 80 वर्ष के बीच हो गई। तो इसलिए 60 साल के बाद भी 65 साल तक भी आप काम कर सकते हैं। सो सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि रिटायर हम कब करेंगे। रिटायर तब करेंगे जब हमें नीडेड अमाउंट मिल जाए। नीडेड अमाउंट क्या होना चाहिए, इसके लिए एक फंडामेंटल रूल्स हैं कि जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंसेस के हिसाब से 25 साल का एक्सपेंसेस कितना होगा, उतने पैसे जिस दिन आपको मिल जाएं वो आपका रिटायरमेंट एज होगा। ये कब होगा, कैसे होगा, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी मंथली इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ, चूँकि बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की, और मैं भी चूँकि उसी क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो हमने देखा वो जो मिडिल क्लास का रेंज है 30,000 रुपये से 75,000 रुपये तक के बीच का था। हमने माना कि हमारी हाउस होल्ड इनकम 60,000 रुपये है पर मंथ है, और पर मंथ एक्सपेंसेस उसका 50% यानी 30,000 रुपये है। तो रिमेनिंग जो 30,000 रुपये बचते हैं वो हमारी सेविंग कर लें, हमारी इन्वेस्टमेंट कर लें। तो वो जो 30,000 रुपये आपकी बच रही हैं, तो उस 30,000 रुपये को जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसका 10-15 सालों का जो रिटर्न है वो 12-13% के आसपास है। और हमने यहाँ माना कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न अगले 10-15 साल भी 12% ही रहेगा। तो इस 30,000 रुपये की SIP हम निफ्टी 50
इंडेक्स फंड में कर देंगे। हालांकि अब कहेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स कौन सा फंड लूँ? जनाब, इंडेक्स में कई तरह के इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 के, सबका रिटर्न जो है इसी आसपास के है, तो उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है आपको। अब यदि 30,000 रुपये की SIP की तो 10 वर्षों तक यदि SIP 30,000 रुपये की से गुना करते हैं में ये मानते हुए कि इसका XIRR 12% है, तो 10 वर्षों में ये 69,70,172 रुपये हो जाते हैं। जबकि जो हमारी रिटायरमेंट कॉर्पस है, चूँकि हमने बताया था कि रिटायरमेंट कॉर्पस मंथली जितना है आपका एक्सपेंसेस, वो मंथली एक्सपेंसेस के हिसाब से 25 वर्षों के लिए, तो यहाँ आपने देखा था मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपये हैं आपकी, तो एक वर्षों का हो गया 3,60,000। इसको यदि 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 90 लाख। इसका मतलब कि इस एग्जाम्पल में जिस दिन हम आपके पास 90 लाख रुपए हो जाएं, वही आपका रिटायरमेंट एज होगा। तो 10 वर्षों में देखा हमने 69,70,172 रुपये नहीं बनेगा, ज़रा 90 लाख चाहिए हमको। 11 वर्षों में देखा ये 82,38,444 रुपये हो गए। 12 वर्षों में देखा ये 96,67,756 रुपये हो गए। तो ये 90 लाख से थोड़ा सा ऊपर 6-7 लाख ऊपर हुआ। तो हमें लगता है कि यदि 30,000 रुपये हम 12% के हिसाब से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो 12 वर्षों के बाद हमारी जो कॉर्पस बनेगी वो 96,67,756 रुपये बन जाएगी। यानी यदि आपकी उम्र आज के दिन में 30 वर्ष है तो 42 वर्ष के बाद आप रिटायर एट द एज ऑफ 42 आप रिटायर कर सकते हैं, यदि ये कंडीशन जो बताया कि आपकी सैलरी 60,000 रुपये है, मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपये है और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 12% XIRR। हालांकि 13 वर्षों में ये 1,12,77,934 रुपये हो जाती है। अब देखना यह है कि 96,67,756 रुपये 12 वर्षों के बाद आप रिटायर कर गए और आपके पास आज के दिन में यानी 42 वर्ष के बाद, आज उम्र यदि आपकी 30 साल है तो 42 वर्ष में आपके पास 96,67,756 रुपये हैं। अब यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे, उस फार्मूला को बोलते हैं 50-50% बेसिस फॉर 8 ईयर्स, मतलब 50-50% 8 वर्षों के लिए। इसका मतलब कि 96,67,000 का जो 50% बनता है 48,33,878 रुपये, वो हम एक्सपेंसेस के लिए रखेंगे। अब बाकी 48,33,878 रुपये उसको हम लमसम में फिर इन्वेस्ट कर देंगे एट द रेट ऑफ 12%। सबसे पहले बातें करिए मंथली एक्सपेंसेस वाली, जो 48,33,878 रुपये आपने रखे, ये अगले 8 वर्षों में इस पैसे को खर्च करना है। और यदि 48,33,878 रुपये को हम 96 मंथ्स यानी 8 वर्षों के लिए यदि डिवाइड करें तो एक महीने की जो एक्सपेंसेस बनती है वो 50,353 रुपये बनती है। इसका मतलब जब आपकी उम्र 42 वर्ष होगी तो 50,353 रुपये आपकी मंथली एक्सपेंसेस होनी चाहिए। चूँकि आपने देखा कि 12 साल पहले आपकी 30,000 रुपये और अभी 50,000 रुपये। हमें लगता है कि जो स्टैंडर्ड आज मेंटेन कर रहे हैं वो शायद 12 वर्षों के बाद आप 50,000 मेंटेन कर पाएंगे। इतनी चाहिए आपको। हमने ये 48,33,878 रुपये एक डेट फंड में पार्क कर दिया और डेट फंड में जो अभी का रिटर्न है वो 6-6.5-7% के आसपास है। हमने माना कि ये रिटर्न 6% का। इसका मतलब 48,33,878 रुपये को हमने ऐसे लिक्विड फंड या डेट फंड में पार्क किया जिसके रिटर्न 6% के आसपास मानी है, और उसमें एक स्वैप यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा दिया जिसमें हमने कहा कि आज के दिन में 50,353 रुपये फर्स्ट मंथ में मिलना चाहिए और कीपिंग इन व्यू द 5% इन्फ्लेशन, हमें हर महीने उसके हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। इस हिसाब से फर्दर 8 ईयर्स के लिए यदि हम स्वैप लगा दिया हमने तो पहले महीने का जो आपको मंथली एक्सपेंसेस के लिए पैसे मिलेंगे वो 50,353 रुपये मिलेंगे और आखिरी यानी 96th इंस्टॉलमेंट जो होगा 8 वर्षों का अंतिम इंस्टॉलमेंट वो 74,394 रुपये मिलेंगे। कीपिंग इन व्यू की इन्फ्लेशन 5% है। यदि अब 8 वर्षों के बाद यानी 42 साल में रिटायर किए थे आप, 8 वर्ष के बाद 50 साल तक आपने मंथली एक्सपेंसेस जो आपके आज के दिन में 30,000 थे उसके हिसाब से आपने उसको आराम से मिलते रहे। और जब ये पैसे निकालते हैं तो 8 वर्षों के बाद जो आपके पास रिमेनिंग कॉर्पस बचते हैं वो बचते हैं 81,84,703 रुपये।
ये रकम तब मिली आपको जब 50 साल पूरे कर लिए, यानी रिटायरमेंट के 8 साल के बाद। अब जब आप रिटायर किए थे, ये सारे तो हैं 50% के, 50% जो लमसम में इन्वेस्ट करना था वो भी माना कि लमसम इन्वेस्ट कर दिया उसको 12% के हिसाब से, जो निफ्टी 50 का रिटर्न है। सेफ फंड लार्ज कैप का बेंचमार्क फंड है, उसको यदि 8 वर्षों के लिए यदि हमने इन्वेस्ट कर दिया तो 8 वर्षों के बाद जो कॉर्पस बनता है वो बनता है 1,19,80,884 रुपये। इसका मतलब 50 वर्ष जब आपकी होगी तो आपके पास एक अमाउंट तो स्वैप वाला जो बचे होंगे वो होंगे 81,84,703 रुपये, और दूसरा जो लमसम लगाया था 8 साल पहले आपने वो बन गए 1,19,80,884 रुपये, और दोनों मिला के ये रकम जो है 2,61,65,587 रुपये होती है। अब हमें यह देखना है कि हो सकता है कि अब आपकी उम्र 50 साल हो गई हो या 42 साल के बाद आपकी लायबिलिटी कुछ और बढ़ गई, तो चूंकि ये जो कॉर्पस आपका स्वैप वाले में जो एक्सपेंसेस वाले में पैसे बचे 81 लाख, उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगे कि ये कैसे पैसे कम पड़ गए, तो 8 वर्षों के बाद जो 1,19,00,000 बन रहे उसमें से खर्च कीजिए। तो जनाब, आपने जर्नी स्टार्ट की थी उस समय से जब आपकी मंथली सैलरी मात्र 60,000 रुपये थी, और पूरे 20 वर्षों के बाद जो ज़िंदगी आज व्यतीत कर रहे हैं वो ज़िंदगी उसी लाइफस्टाइल को बिताने के बाद भी आपके पास 2 करोड़ के आसपास पैसे रहते हैं। अब इसके बाद फिर जो कॉर्पस वाली मनी जो है, जो लमसम वाली मनी है 1,19,00,000, यदि उसमें से कुछ खर्च नहीं किया है आपने तो वो अमाउंट प्लस स्वैप में जो रिमेनिंग अमाउंट बच गए, ये डिपेंड करता है आपने कितना खर्च किया 81 लाख में से जो बच गए, इन दोनों को मिला के जो अमाउंट बनते हैं उसका फिर 50% कर दें आप, और फिर अगेन 50% लमसम में लगा दें और 50% आप फिर स्वैप में लगा दें। और इस हिसाब से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी 80 साल 85 साल 90 साल जो भी हो, आप अपने लाइफस्टाइल अपने हिसाब से लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। और आप पैदा लिए थे आपने मिडिल क्लास में, जबकि आपकी इनकम 60,000 रुपये हाउस होल्ड की इनकम थी, और जब आप मरेंगे जनाब तो आपके पास करोड़ों की संपत्ति भी रहेगी और आपके बच्चे शायद अपर क्लास में पैदा लें। थैंक यू।